अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर एपिसोड ऑफ नॉवल। बहुत लेट कर दी है मैंने एपिसोड में। कुछ मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रही थी, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था बनाने का। कुछ परेशान थी मैं बहुत ज़्यादा। हर बंदे की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, मेरी लाइफ में भी हैं। तो मैं बिल्कुल मोटिवेट नहीं हो रही थी, मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता वीडियोस बनाने का। तो काइंडली आप मुझे मोटिवेट करें, मेरा न्यू चैनल है, अभी तो मैंने काम शुरू किया था। सॉरी आप लोगों को बहुत इंतज़ार करवाया। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि जितना भी नॉवल रह गया है वो इसी एक ही एपिसोड में पूरा पार्ट डाल दूँ। इसके बाद जो है आई विल ट्राई कि मैं कंप्लीट नॉवल एक साथ पोस्ट करूँ या उसके एक से दो पार्ट्स बनाऊं, क्योंकि वैसे तो अगर एक बनाया तो वो काफ़ी बड़ा जो है नॉवल होता है और उसकी वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है। नहीं तो एक से दो पार्ट्स बनाऊंगी ताकि आप लोगों को वेट ना करना पड़े। लेकिन इसके साथ साथ मुझे आप लोगों की तरफ से भी प्यार चाहिए। आप लोग सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और व्यूज़ नहीं आ रहे, बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे, पहले फिर भी आते थे। अगर मैं इतनी एफर्ट करूं और मुझे उसका रिटर्न ना मिले तो ऑब्वियसली मुझे कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगी काम करने की आपके लिए। और अगर आपको मेरी वॉइस अच्छी लगती है तो काइंडली मुझे सपोर्ट करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ मेरा भी फ़ायदा हो। तो चलें आज की एपिसोड की तरफ चलते हैं। नॉवल का नाम है ब्लैक मून और इसकी राइटर हैं निशा उमर। लेकिन इसके बाद असाम ने मरीम के पापा के पास काम करना छोड़ दिया। दूसरी जगह जॉब मुश्किल से ही मिली थी लेकिन मिल गई। पढ़ाई मुकम्मल होने तक वो कुछ सेविंग कर चुका था। इसने अपना छोटा सा बिज़नेस शुरू किया। इसे अपने पाँव पे खड़ा होने में 4 साल लगे थे। इस दौरान अल्लाह ने इन्हें अबान जैसी नेमत से नवाजा था। मरीम, अबान और असाम छोटी सी फैमिली बहुत खुश थे। अबान 4 साल का था जब मरीम एक बार फिर एक्सपेक्टेड करने लगी। वो बहुत खुश थी, बस एक नन्ही परी की कमी थी जो यकीनन आने वाली थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिलीवरी के दौरान ऐसी कॉम्प्लिकेशन हुई कि मरीम अपनी जान हार गई। वो छोटी सी बच्ची भी कुछ ही घंटे ज़िंदा रह सकी। असाम की ज़िंदगी एक बार फिर उजड़ गई थी। अब की बार इसे थोड़ा वक्त लगा था खुद को संभालने में। लेकिन अबान, वो माँ को कैसे भूलता। इसे संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन असाम ने हिम्मत नहीं हारी। 28 साल की उम्र में असाम ने दोबारा इस मेंशन में कदम रखा। अब इसके साथ इसका बेटा भी था। इसे इसकी तवज्जो की ज़रूरत थी जो असाम ने ज़रा मुख्तलिफ़ तरीके से देना शुरू की। वो इसे ख़ुद घर में पढ़ाता था। इसे अकेले रहने की आदत डालनी थी, एक मज़बूत इंसान बनाना था। वो इसे रोने नहीं देता था। इसे अपने आप को कैसे मैनेज करना है सब सिखाया था। पहले पहले वो बहुत परेशान हो जाता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो समझने लगा। इसे माँ के साथ साथ बाप की कमी भी महसूस होने लगी थी। ये नहीं था कि असाम इसे प्यार नहीं करता था, बस वो इजहार नहीं करता था। कभी इसे प्यार से गले नहीं लगाया। घोड़ा हवाओं से बातें कर रहा था, लगामें मजबूती से थामे वो तैरगी की तेज़ी से फार्म हाउस के गिर्द चक्कर काट रहा था। अश्वा इससे बहुत मुख्तलिफ थी। इसे असाम को ख़ुद ट्रीट करना पड़ता था। वो ख़ुद इसके करीब जाता था। अश्वा इससे हमेशा दूर रहने की कोशिश करती थी। वो इसकी एक बड़ी वजह महाबीर था जिससे वह मोहब्बत करती थी। इसने अबान के लिए कई बेबी सिटर भी रखे, लेकिन वो कुछ दिनों में ही असाम के रवैये से तंग आ जाती थी। अबान तंग नहीं करता था। असाम चाहता था इसे किसी की आदत ना हो। वो चाहता था कोई भी अबान से मोहब्बत से बात ना करे कि बाद में इसे मुश्किल हो। फिर इसने दूसरी शादी का सोचा, यानी अबान के लिए स्टेप मदर। अबान को सिखाया था कि स्टेप मदर कभी भी रियल मदर जैसा प्यार नहीं करती, वो हमेशा झूठ बोलती हैं। वो इसे पहले ही अश्वा से दूर कर रहा था ताकि बाद में अबान को इसकी भी आदत ना पड़े। लेकिन यहाँ अश्वा ने इसे गलत साबित किया। वो इसका बिहेवियर अच्छा था अबान के साथ। शुरू में वो उलझती थी, लेकिन फिर इसे वो बच्चा अच्छा लगने लगा। यूँ इनकी दोस्ती हो गई। अश्वा इसकी दूसरी नहीं पहली बीवी थी। ये बात अश्वा खुद नहीं जानती थी। असाम ने दोबारा घर वापस ना जाने का फ़ैसला लिया था और वो अपने फ़ैसलों से फिरने वालों में से नहीं था। अगर अश्वा इसके करीब आने से तंग होती तो वो इससे दूर चला जाएगा। आग आग मम्मा आग, बचाओ बचाओ बाबा मम्मा बाबा। वो कमरे में थी जब बाहर से इसे चीखने की आवाज़ आई। वो भागते हुए बाहर आई थी। किचन को चारों तरफ से आग ने अपनी लपेट में लिया था। मम्मा मेरे कपड़े जल रहे हैं। असाम दर्द था जो असाम स्टडी रूम में सुना।
मम्मा अबान को बचा लें। बाबा सांस नहीं ले रहा अबान। मम्मा। अबान का जिस्म जल रहा था। वो भागता हुआ बाहर निकला। मम्मा की जान। वो सिसकी। वो वहाँ अशवा दूर से ही दहशत ज़दा आंखों से किचन की तरफ देख रही थी। असाम दौड़ता हुआ आगे गया था, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। अबान आग फलांगता हुआ अंदर आ गया। अबान मेरा बेटा। लेकिन वो नन्हा वजूद जल कर खाकस्तर हो चुका था। असाम की दिल दहला देने वाली चीख ने मेंशन के दरो दीवार हिला दिए थे। वो हड़बड़ा के उठी। पूरा जिस्म पसीने से शराबूर था। अबान दूसरी तरफ देखा, वहाँ कोई नहीं था। वो अकेली सो रही थी। उठ के बाहर निकली। फिर अबान के रूम की तरफ आते वो बहुत खौफज़दा थी। दिल कांप रहा था। दरवाज़ा खोल के अंदर आई। अबान सो रहा था। वो भी पास लेट गई। इस वक्त वो और अबान घर में अकेले थे। सोच के ही रोंगटे खड़े हुए। इसके पास मोबाइल भी नहीं था कि वो असाम से रब्ता करती। हौल उठ रहे थे। भाई, क्या आप अपना मोबाइल देंगे? सुबह सुबह अशवा गार्ड के पास खड़ी थी। जी बीबी जी। इसने अपनी जेब से मोबाइल निकाल के दिया। इसमें असाम का नंबर है। जी जी मैं मिला देता हूँ। इससे मोबाइल लिया, फिर असाम को कॉल की। वो जिम में था। हाँ बोलो, फूलते सांस के साथ जवाब दी। सर वो मुझे तो। अशवा ने इससे मोबाइल लिया। असाम सॉरी, प्लीज़ घर आ जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है अकेले। प्लीज़ सॉरी, तेज़ी से कहा कहीं फ़ोन बंद ही ना कर दें। आपका मोबाइल स्टडी रूम में राइट टेबल के थर्ड ड्रॉ में रखा है, निकाल लें। दोबारा गार्ड से मोबाइल लेने की ज़रूरत नहीं है। ठक से फ़ोन बंद। हेलो असाम। अशवा बस इसे पुकारती रहेगी। फिर इससे मोबाइल दे के वापस कमरे में आ गई। ठीक है, नहीं तो ना सही। स्टडी रूम का दरवाज़ा खोलते अपना मोबाइल निकाला। मैं अकेली रह सकती हूँ। फ़िलहाल वो जज्बात में थी। इसे नहीं पता था कि इसके साथ क्या होने वाला है। पूरा हफ्ता इसने अबान के साथ वहाँ अकेले गुजारा था और 7वें दिन वहाँ दानिया आई थी। इसे जब पता चला कि असाम वहाँ नहीं है, इसकी खुशी की इंतहा न रही। कब से नहीं है? मुस्कुराहट आंखों में नज़र आती थी। अशवा परेशान थी भी और नहीं भी थी। ग्रोसरी का सामान गार्ड रोज़ ला देता था। हर चीज़ वैसे ही चल रही थी जैसे इसकी मौजूदगी में थी। बस एक वो खुद नहीं था। कुछ दिन से अशवा को दानिया का आना भी अच्छा नहीं लगा था। ओके चलें, आप परेशान ना हो, मैं भी यही हूँ। इसे मकारी से देखा। चलो फिर मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। वह मुश्किल से बर्दाश्त कर रही थी। इसके जाने के बाद अशवा ने रोटी बनाई थी। मगरिब का वक्त था। मम्मा बाबा कब आएंगे? अबान बाहर था, अभी अंदर आया। मुझे क्या पता बेटा, आप खुद बात कर लें। ऐसे बात करने में मज़ा नहीं आता ना मम्मा। मैंने इनसे कहा था वो आ जाएं। इसकी एक बार असाम से बात हुई थी, सरसरी सी। आ जाएंगे, इन्हें काम है ना बहुत, इस वजह से। हर बार की तरह का जवाब। ओके। वह खामोशी से बैठ गया। कर भी क्या सकता था। फाइल सारी यहाँ रखो और मीटिंग रखो। मैनेजर को ऑर्डर देते अपना लैपटॉप बंद किया। जी सर, राजा कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला है, इसके बारे में भी डिस्कस करना है। ओके, मुझे इसकी डिटेल्स भी भेज दो। इन दिनों में इसका फुल टाइम सिर्फ बिज़नेस के लिए था। वो वहीं इसी शहर में था, लेकिन अपनी फैमिली से दूर था। वो हमेशा अशवा को सज़ा देता आया था। दर हकीकत सज़ा का हकदार तो वो खुद था। इतनी मसरूफियत में भी वो अशवा को अपने जहन से नहीं निकाल पाया था। शायद वो इससे मोहब्बत, वो इस शायद से आगे कुछ सोचना ही नहीं चाहता था। इसे मोहब्बत से खौफ नहीं था। असल खौफ इस बात का था कि वो अशवा को जब बताएगा तो क्या होगा। वो इसकी बीवी थी, इससे मोहब्बत करना इसका हक था, लेकिन वो इसके दिल को चाह के भी अपनी तरफ माइल नहीं कर सकता था। इसलिए इसका मंजर से हट जाना शायद दोनों के लिए बेहतर था, लेकिन इस बेहतरी में इसे खुद तकलीफ़ हो रही थी। सारी रात जागने के बाद सुबह पागलों की तरह काम करना, थकावट के बावजूद फिर वही सारी रात जागना। कभी जो इसकी आंख लग जाए। सर सब मीटिंग रूम में जमा हो चुके हैं। मैनेजर दरवाज़ा नॉक करके अंदर आया। ओके तुम चलो, मैं आता हूँ। वो अपना मोबाइल और फाइल उठाता इस मैनेजर के साथ मीटिंग रूम में आया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अपनी जगह संभाल ली। आपको पता है हम यहाँ किस मकसद के लिए जमा हुए हैं? जी सर, सब ने कहा। ओके गुड, तो चलें हम सब डिस्कस करते हैं। जो रहीम कंपनीज़ का कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वजह यह है कि अगर हम इसे हासिल कर लेते हैं तो हम लोग बिज़नेस की दुनिया में टॉप लिस्ट के स्टार्ट में आ जाएंगे, जिससे हमारी वैल्यू बढ़ेगी और हमारा मार्केटिंग लेवल भी अप होगा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? जी सर, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ हम सब दिल लगा के काम करें। अगर कुछ समझ ना आए तो आप लोग बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन काम के अलावा मैं किसी और किस्म की एक्टिविटी बर्दाश्त नहीं करूँगा। अंडरस्टैंड? ओके सर। किसी को कुछ पूछना है? जी, एक ने हाथ खड़ा किया। फिर मीटिंग कुछ देर ही और चली थी। ख़त्म करके वो अभी दरवाज़ा खोल रहा था, मोबाइल बजा।
मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, आप प्लीज़ आ जाएं। अशफा थी, आवाज़ भी इतनी धीमी थी कि बामुश्किल समझ पाया। मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे लगता है मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। डायरेक्ट मुद्दे पे आई। असाम के लबों ने मुस्कुराहट को छुआ। अच्छा, कंग्रेचुलेशन, आप रेस्ट करें। फिर कान खिंचाया। प्लीज़, मेरी तबीयत सच में ख़राब है असाम। इसे लगा जान छुड़वा रहा है। ठीक है, मैं किसी को भेजता हूँ। कॉल बंद कर दी। मुझे आपकी ज़रूरत है। दोबारा कॉल की। वो खामोश हो गया। अच्छा ठीक है, आप रेस्ट करें, मुझे नहीं करना रेस्ट। अबान आपको मिस कर रहा है। ठीक है, मैं इससे मिल लूँगा, बल्कि अभी मैं रफ़ाकत को भेजता हूँ, आप इसे तैयार कर दें, वो इसे पिक कर लेगा। अच्छा, इसे कुछ कहा ही नहीं गया। वो इसे बता ही नहीं सकी कि अबान से ज़्यादा वो इसे मिस कर रही थी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। इसने भी फ़ोन बंद कर दिया। अबान इसके कमरे की तरफ आई। जी मम्मा, वो होमवर्क कर रहा था जो इसे अशवा ने दिया था। बाबा बुला रहे हैं आपको, तैयार हो जाएं। ठीक है, वो खुशी से उठा। आप तैयार कर देंगी अबान को? अबान खुश हो तो काम नहीं करता। अब ये कहाँ से सीखा हमारे प्यारे अबान ने? कहीं से नहीं, बस मैं इंटेलिजेंट हूँ ना, तो ख़ुद ही दिमाग में आ जाता है। हाँ, वो हंसी। फिर इसे तैयार होने में मदद की। आप भी तैयार हो जाए ना। नहीं, इन्होंने बस आपको बुलाया है। आप भी साथ चलें मम्मा, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। मेरी तबीयत नहीं ठीक ना, अब बाबा को देखेंगी तो ठीक हो जाएंगी। वही तो वजह है तबीयत ख़राब की। बस सोचा, आए मम्मा, अब मैं हेल्प करता हूँ आपकी तैयार होने में। ज़बरदस्ती से खींचते हुए साथ लाया। इस दिन बाबा ने कैसे हेल्प की थी मुझे बताएं। मज़े से वार्डरोब खोला। अबान, अशवा का दिमाग सनसना उठा। जी मम्मा। वो बाहर निकला। आप अकेले जा रहे हैं? मैं नहीं जा रही। ठीक है, इसे प्यार से समझाया। मामा क्यों? बाबा को मिस नहीं करती आप? वो उदास हुआ। करती हूँ, बहुत ज़्यादा, लेकिन इन्होंने सिर्फ आपको ही बुलाया है, और फिर ऑफिस में इतने सारे मर्द होंगे, आपके बाबा को अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, अच्छा तो मुझे भी नहीं लगेगा, सोचते हुए बोला। ठीक है, मैं इन्हें कह दूँगा वो आपके लिए भी टाइम निकालें। घर नहीं आना तो ना आए, किसी होटल। आप कुछ नहीं कहेंगे। देखें, बाहर रफ़ाकत अंकल आए हैं। गाड़ी के हॉर्न पे मतवज्जो किया। ठीक है मम्मा, आप ख्याल रखना अपना। फिर ऊपर होके इसके गाल पे प्यार किया, साथ ही साफ़ भी किया। इसे असाम याद आ गया। बहुत सारी चीज़ों में इसकी कॉपी था, जैसे एकदम से अगले बंदे का दिल तोड़ देना, लेकिन फिर दोबारा नॉर्मल रिएक्ट करना, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसे असाम की कमी अजियत देती थी। शायद इससे मोहब्बत हो रही थी। अगर असाम से मोहब्बत हो रही थी तो माबीर से क्या था? अबान जा चुका था। वो अभी भी बेड पे बैठी सोच रही थी। माबीर के दिन रखने के लिए इन्होंने बिनिश के घर जाना था, लेकिन इससे पहले भाई और भाभी को भी राज़ी करना था। ऐसा करने के लिए इन्हें कुतुब खान ने कहा था। वो नहीं चाहते थे ये दुश्मनियाँ सारी ज़िंदगी के लिए बन जाएं। पलवशा बेगम ने भी कुछ ख़ास एतराज़ नहीं किया और इनके साथ हमीद साहब के घर चली आईं। रात के वक्त आए थे ताकि हमीद साहब से बात हो सके। आयशा बेगम ने बड़ी मुश्किल से सब्र के घूंट पी रखे थे। इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन हमीद साहब की वजह से खामोश रही। अगले दिन इन्होंने बिनिश के घर जाना था और वो चाहते थे वो लोग भी आए। हमीद साहब ने हामी भर ली थी और आयशा से पूछना किसी ने शायद ज़रूरी नहीं समझा। बस ये हुआ कि दोनों घरों में जो एक दूरी की दीवार खड़ी थी हिलना शुरू हो चुकी थी। इनके जाने के बाद आयशा बेगम ने हमीद साहब को खूब सुनाई, जैसे आम तौर पे बीवियां शोहरों पे चढ़ाई करती हैं। वो भी कान लपेटे पड़े रहे। फिर आयशा बेगम का रुख रेस की तरफ हुआ, जो अपने कमरे में कोई असाइनमेंट बना रहा था। तुम अगर इज़्ज़त में इंटरेस्टेड हो तो अपने जहन से ये बात निकाल दो कि मैं ऐसा होने दूंगी। मेरे जीते जी तुम बाप बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकते। वो होंकों की तरह इनकी शक्ल देख रहा था। ऐसे मुंह फाड़ के मत देखो, जो कह रही हूँ इसे समझो और अपने दिमाग में बिठा लो। मम्मा, लेकिन इज़्ज़त में क्या बुराई है? इज़्ज़त में नहीं, इज़्ज़त की माँ में बुराई है। तो शादी इज़्ज़त ने करनी है, इसकी माँ, सॉरी मेरा मतलब है फुप्पो ने तो नहीं करनी। आयशा की गोरी पे अदब से नाम लिया। मैं इसके घर से कोई और नया रिश्ता नहीं बनाना चाहती। इन्होंने मेरे इशवा के साथ क्या किया था जानते नहीं हो? ठीक है मम्मा, वो इनसे बहस नहीं कर सकता था। खामोश हो गया। अब जिससे कहेंगी मैं इससे शादी कर लूँगा, बस आप खुश रहें। मुँह बनाते नज़रें दोबारा लैपटॉप की स्क्रीन पे मरकूज़ की। शाबाश, मुझे पता था मेरा बेटा अपनी माँ की नाफरमानी नहीं करेगा। इसे मुस्कुरा के देखते बाहर चली गई। तूफ़ान की तरह आई थी और इसी जद में छोड़ के खुद बाहर चली गई। पता नहीं क्या होगा, ये ख़ानदानी मसले कभी ख़त्म नहीं होते। अब क्या करूँगा मैं? सर सामते वो परेशान था। इसे इज़्ज़त को सारी सिचुएशन का बता देना चाहिए था। क्या आप मिल सकती हैं? अभी मैसेज किया। अभी इस वक्त 5 मिनट बाद रिप्लाई आया। हाँ प्लीज़, खैरियत है? व्हाट्सएप पे बात कर रहे थे। जी आप आएँ तो सही। ओके। रईस अपना लैपटॉप उठाए ऊपर गया ताकि मम्मा को शक ना हो। वो किचन समेट रही थी। कुछ देर में इज़्ज़त भी आ गई। हाँ बोलो, क्या है?
इसके उतरते हुए चेहरे को देख के पूछा, मम्मा नहीं मान रही, बहुत सख्ती से मना किया है। फिर एकदम से सब मानित पड़ गया। फिर क्या, मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं इनका दिल नहीं तोड़ सकता। और मेरा इज्जत की आंखों में नमी भरने लगी। आपका भी नहीं तोड़ सकता। इसे देखा, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। क्या पता अभी गुस्से में हो, जब गुस्सा खत्म होगा तो फिर बात करना। मुझे नहीं लगता वो मानेगी। इन्हें मसला आपसे नहीं, आपकी मम्मा से है, और अशफा की वजह से वो ऐसा नहीं करना चाहती। इनकी बेटी का दिल टूटा है वो, इसलिए अब वो मेरा तोड़ेंगी। इन्हें नहीं पता कि आप इंटरेस्टेड हैं मुझ में। इन्हें तो बस ये लगता है कि मैं चाहता हूँ, तो अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी नहीं कर रही। इसे बुरा लग रहा था। यार पता नहीं मैं क्या करूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है, तुम इनकी पसंद से कर लो। वो वापस मुड़ गई। रईस इसे जाते हुए देखा। पता नहीं क्या होगा हमारा। हाथ झुलाते वो भी वापस आ गया, और कर भी क्या सकता था। अस्सलाम वालेकुम बाबा, वो इससे लिपटा। वालेकुम सलाम। आसाम ने इसे उठाते गाल पे प्यार किया। कैसा है मेरा बेटा, इसे देखते पूछा। बाबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप घर क्यों नहीं आते। ऑफिस में काम होता है ना, इसलिए। इसे अपनी चेयर पे बिठाया। पहले भी होता था, तब तो घर आते थे। वो पेपर वेट उठा के देख रहा था। पहले काम कम होता था, अब ज़्यादा होता है। फिर भी बाबा ऐसे कौन करता है। मैं उफ़ उफ़ बाबा सर पे हाथ मारते इसकी तरफ घूमा। आपको पता है मम्मा कितनी बीमार रहती हैं। इन्हें हर वक्त वॉमिट होती है और वो भी रोती रहती हैं। ये मम्मा ने सिखा के भेजा है। नहीं, वो मुझे नहीं बताती, लेकिन मैं खुद देख लेता हूँ। वो मेरे साथ रूम में सोती हैं, बल्कि जागती हैं। आप घर आ जाएं प्लीज़ बाबा। अभी देखते हैं ना। मोबाइल निकालते अशफा का नंबर डायल किया। दिल में कुछ हो रहा था। वाकई वो सच कह रही थी और इससे मजाक समझा। हेलो, कॉल रिसीव करते आवाज़ आई। आप साथ क्यों नहीं आई। कुछ समझ नहीं आया तो यही पूछ लिया। आपने बुलाया था। इसकी आवाज़ भी बदली सी थी, जैसे नज़ला हुआ हो। और 2 सेकंड बाद शू की आवाज़ आती। तबीयत ठीक है आपकी। जी, एक लफ्ज़ी जवाब। ओके, फ़ोन बंद कर दिया। देखा, मैंने कहा था ना, अभी वो घर में अकेली भी होंगी और इनको वॉमिट भी हो रही होगी। इसकी पूरी कोशिश थी आसाम घर जाए। ओके ठीक है, चलते हैं। वो सामने वाली कुर्सी पे बैठा था। सच में हम साथ चलेंगे। मुस्कुराते दोबारा पूछा। हाँ जी, साथ चलेंगे। वॉलेट में चीज़ें रखते गाड़ी की चाबी उठाई। चलें जी बाबा। बाजू फैलाए ताकि वो इसे उतारे। आसाम ने आगे होके इसे उठाया। बाबा मैं आज बहुत खुश हूँ। इसके गाल पे होंठ रख के कैबिन्स के सामने से गुजर रहा था। लोग काम कर रहे थे। इन्हें देख के मुस्कुराए। क्यों, बाहर निकलते सामने पूछा। क्योंकि आपने मुझे खुद से उठाया है। अगर ऐसा है तो फिर आपको मैं ये खुशी रोज़ दूंगा। गाड़ी का दरवाज़ा खोलते इसे बिठाया। पीछर खुद सरीस तरफ से इसके खुद बैठा। गाड़ी स्टार्ट करते इसका रुख आज पूरे 2 हफ्ते बाद घर की तरफ था। वरना वो आया तो ऑफिस ही रह लेता था या फार्म हाउस चला जाता था। वो स्टडी रूम से नॉवल उठा के बाहर निकली थी। दरवाज़ा खुला, एक छोटी सी स्टिक अंदर की तरफ लटकी। अशवा बाहर निकली। दरवाज़ा खुद बंद हो जाता था, लेकिन इस स्टिक की वजह से वो वहीं अटका रह गया। अशवा लाउंज में आ गई। पीछे से ताक में बैठी दानिया स्टडी रूम में दाखिल हुई। वो अपनी तमाम मतलूबा चीज़ें तलाशी। वो आसाम सामने तो नहीं रख सकता था, इसलिए वो वहाँ बने बुक्स रैक के पीछे एक लॉकर के पास गई जो फुल सिक्योरिटी में था। पासवर्ड लगाते इसने एहतियात से लॉकर का दरवाज़ा खोला। वो अंदर चली गई। वो इतना बड़ा दरवाज़ा था कि कोई इंसान इसके अंदर जा सकता था। अंदर एक अलग ही दुनिया थी। साफ़ सुथरा एक छोटा सा कमरा, जहाँ छोटी छोटी नंबर्स के हिसाब से अलमारियाँ बनी हुई थी। वहाँ भी हर अलमारी का एक अलग कोड था। डायरी निकालते इसने एक अलमारी खोली जहाँ फाइल्स रखी थी। इसने तमाम फाइल्स निकाली जो इसे ज़रूरत थी। 2-3 अलमारियाँ और भी थीं जिनके पासवर्ड्स इसे नहीं पता था, लेकिन इसे जो चाहिए था वो तो मिल गया था। बाहर निकलते इसने दरवाज़ा बंद किया। फिर स्टडी रूम से निकली, स्टिक उतारी और बाहर आ गई। पीछे से दोबारा दरवाज़ा लॉक हो चुका था। इसने ये तमाम पासवर्ड आसाम की शर्ट पे कैमरा लगा के हासिल किए थे। ये काम भी कोई आसान काम नहीं था, लेकिन ये इसने बहुत पहले कर लिया था। तमाम पासवर्ड हासिल करने के लिए इसने 2 माह लगाए थे। अशवा नीचे लाउंज में बैठी नॉवल पढ़ रही थी। अबान अभी तक वापस नहीं आया था। मम्मा देखें, बाबा वापस आ गए। वो वहीं सोफे पे नीम दराज थी, अबान का ही इंतज़ार कर रही थी। आवाज़ पे सर उठा के देखा तो आसाम दरवाज़ा बंद कर रहा था। उठ के सीधी हुई। इन कुछ दिनों में बिल्कुल कमला सी गई थी। अस्सलाम वालेकुम। आसाम इसके सामने आके सोफे पे बैठा। वालेकुम सलाम। वालों को कान के पीछे अड़ेसते जवाब दिया। पानी। आसाम को इसके एक गिलास की आदत हो गई थी, जिसे रोज़ इसके आने पे अशवा देती थी। हाँ सॉरी, मैं लाती हूँ।
उठ के किचन की तरफ आई। असाम बगौर से देख रहा था। तबीयत को क्या हुआ है? वापस आने पे पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही फ्लू हो गया था। अबान तो कह रहा था बहुत बीमार है। फिर अबान को देखा। हाँ मामा बीमार हैं, आपसे नाराज़ हैं इसलिए नहीं बता रही। मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़े। अश्वा ने इसे घूरा। असाम ने गिलास वापस पकड़ाते इसे देखा। डॉक्टर को बुलवाऊं? फिर पूछा। नहीं मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही अबान कह रहा है। वापस किचन में चली गई। रोटी बनाऊँ? वो वहीं से पूछा। जी मैं फ़्रेश होके आता हूँ। फिर वो उठ के चला गया। कुछ देर बाद खाना खाया। अश्वा शाम के सोने के बाद रूम में गई थी। वो इससे नाराज़ थी लेकिन शायद वो समझा नहीं था। बात सुने हमीद साहब नाश्ता कर रहे थे। जब आयशा ने कुछ याद आने पे इन्हें मतवज्जो किया। हाँ बोलो। चाय का सिप लेते इन्हें देखा। वो मैं कह रही थी शाम को जल्दी आ जाना, वो ज़ायदा आपा के घर चलेंगे। क्यों? क्या मतलब क्यों? आपको बताया तो था रेस के लिए इनकी बेटी देखने जाना है। और मैंने भी कुछ कहा था, दो टोक अंदाज में जवाब दिया। आपने जो कुछ कहा था वो मैंने रईस से पूछा है। वो कहता है जैसे आपका दिल करता है करें, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। वो झूठ बोला। ऐसा नहीं कह सकता। क्योंकि कुछ नहीं, जो मैंने कहा है आप बस वैसा ही करें। कोई ज़रूरत नहीं है किसी और के बारे में कुछ सोचने की। इन्होंने जब किसी की परवाह नहीं की तो हम भी नहीं करेंगे। बस आप आज जल्दी आ जाना, नहीं तो मैं अकेली चली जाऊँगी। ठीक है। फिर शाम को वो खूब अच्छे से तैयार होकर हमीद साहब के साथ जाहिदा की तरफ गई थी। इनकी बेटी नूरुल्लाह वाकई ही नूर थी, बहुत प्यारी, सुलझी और सोबर सी। आयशा ने एक जताती हुई नज़र हमीद साहब पे डाली। देखो यहाँ इज़्ज़त भला इसके मुकाबले की है। हमीद साहब खामोश हो गए। इन्होंने कुछ वक्त मांगा था सोचने के लिए। वैसे तो इनके अंदाज से लग ही रहा था कि इन्हें कोई इतराज़ नहीं है, फिर भी मसलतन वक्त मांगा। कैसे अच्छा नहीं लगता। अलअर्ज़ रेस का रिश्ता तय हो गया इसकी मर्ज़ी के बिना। दूसरी तरफ इज़्ज़त दुआओं में मशगूल थी। असाम जो इसके इंतज़ार में था अब सोने लगा था। जब वो अंदर आई थी इसके पास लेटने तक कोई हरकत नहीं की। नाराज़ हैं। जब वो पास आके लेट गई तो इसे देखा। अश्वा जो समझ रही थी कि वो सो चुका है, मज़े से दुपट्टा उतार के साइड पे रख चुकी थी। नहीं, जल्दी से दुपट्टा गले में डाला। असाम गहरी सांस लेते नज़र फेर गया। ठीक है सो जाएं। हालांकि वो नाराज़ लग रही थी। आपको इतने दिन अबान का ख्याल नहीं आया? शिकवा किया। अबान का तो आया था लेकिन इसकी मम्मा का। मरियम से मोहब्बत करते हैं। हम शगीन नज़रों से देखा। बात तो पूरी सुन ले। नहीं सुनी मतलब नाराज़ हैं। वो इसे बस देख रहा था। नहीं हूँ नाराज़, बल्कि सॉरी, मैंने आपसे इट्स ओके। जब तक आप खुद नहीं चाहेंगी मैं आपके करीब नहीं आऊँगा। वो इसे स्पेस देना चाहता था। वो खामोश हो गई। लेकिन मैं तो लड़की हूँ। बेख्तियार फिसला। शाम के लबों पे बेसाख्ता मुस्कुराहट। इसका मतलब समझ गया था। फिर पीछे होके ड्रॉर से छोटा सा बॉक्स निकाला। ये लें, आपके लिए ली थी। अगर कभी आपका दिल राज़ी हो तो आप इसे पहन लेना। मैं समझ जाऊँगा इसकी मुश्किल आसान की। आपको पता है ऐसा सीन निम्रा अहमद की एक नावल में भी हुआ था, नमल में। इसमें भी वो इसे गिफ्ट देता है। और लेकिन मैंने नावल नहीं पढ़ा, बस ऐसे ही हमारी सिचुएशन के लिहाज से कहा है। हाँ मैं जानती हूँ। वो असाम के फ़ैसले से कुछ रिलैक्स हो गई थी। फिर ऐसे ही बातें करते जो कि नावलों के मुतल्लिक थी करते करते अश्वा सो गई। असाम जागता रहा। दिल मुस्तरिफ था, कहीं सुकून नहीं था। रेस से बातचीत बिल्कुल बंद थी। इसके रिश्ता तय होने की बात भी इसे बाबा से पता चली थी। इन्हें हमीद साहब ने खुद बताया था। शायद आज रेस की बात पक्की कर दी। कुतुबहान नमाज़ पढ़ के आ रहे थे जो किचन में सालन निकाल रही थी हाथ रुक के। इसलिए का शायद सुनने में गलती हुई है। चम्मच छोड़ के बाहर आई और डायरेक्ट पूछा किसकी बात पक्की हुई है? ये अपने रईस की। हमीद साहब की फुफ्फोज़ाद बहन की बेटी है। बहुत खूबसूरत बच्ची है। मैंने देखा हुआ है इसे। वह सुकून से बता रहे थे और इज़्ज़त के पाँव तले से ज़मीन धीरे धीरे सरक रही थी। आपको पक्का पता है रईस की? इसे समझ नहीं आया। वो कैसे पूछे? हाँ मुझे खुद हमीद साहब ने बताया है। 2 दिन पहले ही वो लोग मिठाई दे के आए हैं। रईस राज़ी है? डूबते दिल के साथ पूछा। ज़ाहिरी बात है, इससे पूछे बिना तो नहीं हो सकता ना। इस बच्ची को देख के तो कोई भी राज़ी हो जाए। वो अपनी जुन में थे इसलिए इज़्ज़त का सफ़ेद पड़ता रंग देख नहीं सके। वो कितनी देर साकत सी वहीं खड़ी रही। फिर पाँव घसीटते किचन में आके कुर्सी पे गिर सी गई। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उठ के डोंगे का ढक्कन बंद कर दे। कितनी देर वहीं बैठी रही। फिर उठ के कमरे में आई और रेस को कॉल की जो कि इसने पिक ही नहीं की। रेस मेरी कॉल उठाओ नहीं तो मैं अभी तुम्हारे घर आ जाऊँगी। धमकी भरा मैसेज छोड़ा। रेस जो मोबाइल हाथ में लिए बैठा था, इसे 2 दिन से इंतज़ार था कि इज़्ज़त इससे कब इस बारे में पूछेगी। वो इसे कैसे तसल्ली देगा। वो ये तो जानता था कि इससे लड़ेगी, लेकिन वो ये नहीं जानता था इस लड़ाई को कैसे संभालेगा।
रईस मैं जानती हूँ तुम जाग रहे हो, प्लीज़ कॉल पिक करो। दोबारा कॉल भी पिक नहीं हुई तो इसने फिर मैसेज किया। फिर रईस ने खुद कॉल की। हाँ बोले अजनबी से लेटा तो तुमने कहा था तुम राज़ी। इसके हलक में अल्फाज फंस गए थे। आई एम सॉरी मैं नहीं कर सका। तो मैं क्या करूँ, मुझे नहीं पता, जैसे मर्जी तुम बस मुझसे शादी करोगे। नहीं तो इसे अपना मुकाम भूल गया था कि वो लड़की है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जब तक मेरे वालिदैन ख़ास तौर पे मेरी माँ राज़ी नहीं हो जाती। इज़्ज़त और प्लीज़ आप ख़ुद को अज़ियत अज़ियत बहुत छोटा लफ्ज़ है रईस। इस वक्त मेरे जिस्म में खून नहीं दर्द बह रहा है और तुम कहते हो अज़ियत ना दो। प्लीज़ आई एम सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे मरता हुआ देख सकते हो, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। मैं करूँगी। जब तुम अपनी मर्ज़ी कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ। आंसू साफ़ करते खुद को मजबूत किया। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। अगर तुम मुझे ज़िंदा देखना चाहते हो तो ये रिश्ता तोड़ दो। मैं नहीं कर सकता। अगर कर सकता तो पहले आपके लिए राज़ी कर लेता। प्लीज़ बात को समझें। ठीक है फिर तुम मेरी बात समझो और दिमाग खोल के समझो। मेरी मौत के ज़िम्मेदार तुम होगे। कभी माफ़ नहीं करूँगी मैं तुम्हें रईस, कभी नहीं। वो चीखी थी। जल्दी से अपने मुंह पे दुपट्टा डाला कि शायद यहाँ आवाज़ दब जाए, वरना इसका दिल कर रहा था वो आसमान सर पे उठा ले। जिस पे भरोसा किया था वो कितनी आसानी से इसे तोड़ के चला गया था। काश वो इस दर्द से मर जाए। काश बेतहाशा आंसू थे जो आंखों से बह रहे थे। आवाज़ दबाने के लिए इसने कपड़े के ऊपर सख्ती से हाथ रखा हुआ था। वो अपने माँ बाप को कैसे बताए कि इसका दिल टूटा है। कोई नहीं था इसका, कोई भी नहीं। मेरे अल्लाह प्लीज़ तू मेरी मदद करना। तू राज़ी हो जा, बाकी खुद राज़ी हो जाएंगे। दिल से दुआ निकली। वो मेरा साथ ना दे। अल्लाह तू तो मेरा है ना, तू तो मेरा साथ दे ना। इसे मेरे नसीब में लिखते वो तड़प रही थी। बेशक कोई साथ ना दे, मैं फिर भी अल्लाह को मनाऊंगी। वो रात इज़्ज़त पे क़यामत बन के टूटी और वो रो रहा था। पहली बार शायद अपने होशो हवास में वो इसे कैसे बताता कि वो ख़ुद भी नहीं चाहता किसी और से शादी करना, लेकिन वो अपनी माँ को कैसे राज़ी करता जो पहले इन्हीं से डसी हुई थी। पापा भी खामोश हो गए थे। कौन था जो मम्मा को मना सकता? शायद अशवा। हाँ मुझे अशवा से बात करनी चाहिए, शायद वो हेल्प करें हमारी। मोबाइल पे इसका नंबर ढूंढा। मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज़ मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। फ्री होके मुझे कॉल कीजिएगा। मैसेज किया। यहाँ मैसेज पे ही बोल दो क्या हेल्प चाहिए। कुछ देर बाद रिप्लाई आया। आपको तो पता होगा मेरी मंगनी का। दरअसल ये बात कि मैं इज़्ज़त से शादी करना चाहता हूँ लेकिन मम्मा नहीं मानी। तो तुम क्या चाहते हो? रिप्लाई आया। मैं चाहता हूँ कि आप मम्मा से बात करें प्लीज़। एक आप ही हैं जो इन्हें मना सकती हैं। इज़्ज़त चाहती है तुमसे शादी करना? जी वही तो ज़्यादा चाहती हैं। ओके ठीक है मैं बात करूँगी। थैंक यू। इसे कुछ उम्मीद बनी कि शायद कुछ हो सके। रात के 12 बजे थे। वो पूरी रात इज़्ज़त और रईस दोनों ने बेसुकूनी में गुजारी थी। इज़्ज़त को दोबारा वो उम्मीद नहीं देना चाहता था। पहले भी इसी ने इसकी मोहब्बत को बढ़ावा दिया था। अगर वो ना चाहता होता तो शायद इसके लिए इतना मुश्किल ना होता। मुझे और अबान को मम्मा के घर छोड़ देंगे। जाते हुए नाश्ता करते हुए शाह ने थर्मोस से चाय कप में डाली। क्यों खैरियत का फोल्ड करते नैपकिन सेट किया। वो अभी भी ऑफिस के लिए तैयार होके आया था। हाँ जी वो बस मम्मा से मिलना है। याद आ रही थी इनकी। इसका लहजा बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। ओके छोड़ दूंगा, जल्दी से तैयार हो जाएं। ओके। नाश्ता करके तैयार होने में से 15 मिनट लगे थे। इतनी देर में शाम सोए अबान को कंधे पर डाले, एक हाथ में इसका छोटा सा बैग जिसमें कपड़े और जूते थे लिए गाड़ी की तरफ जा रहा था। उठा देते इसे। वो कॉटन की सादा शलवार कमीज़ के साथ बड़ी सी चादर लिए इसके पीछे बाहर निकली। जगाया था लेकिन गहरी नींद में था, शायद जागा ही नहीं। इसे गाड़ी की बैक सीट को थोड़ा पीछे करते लेटाया, फिर अशवा के लिए दरवाज़ा खोला। कितना सरप्राइज़ होगा। गाड़ी में बैठे वो मुस्कुराए। हाँ बिल्कुल। शाम तक वहीं रहेंगी या इससे पहले वापस आने का इरादा है? नहीं वहीं रहूँगी, शाम को आप पिक कर लीजिएगा। ठीक है। वो मेन डोर पे आ चुके थे। हम लोग कहीं जा रहे हैं? कसमसाते अब्बान ने गाड़ी को देखते पूछा। हाँ हम मेरी मम्मा के घर जा रहे हैं। ईशा ने पीछे मुड़ के इसे देखा। ओके जब घर आने वाला हो मुझे जगा दीजिएगा। वो फिर आंखें बंद कर गया। ठीक है। वो मुस्कुराई। कुछ देर बाद असामी ने वहाँ छोड़ के ख़ुद ऑफिस चला गया। सामने से रईस आ रहा था, शायद वो भी जॉब पे जा रहा था। ओह वाह। इसे देख के अंदर तक ठंड पड़ गई। अस्सलाम वालेकुम। मिलते हुए अलग सी खुशी हुई। वालेकुम सलाम। अशवा भी मुस्कुराई। अस्सलाम वालेकुम। रईस अबान को खुद का इग्नोर होना अच्छा नहीं लगा। वालेकुम सलाम। अबान नीचे बैठते इसे गोद में उठाया। कैसा है मेरा बच्चा? बाल ख़राब करते वो अंदर आया। अशवा भी इसके पीछे पीछे थी। शादी की पहली बार वो इस घर में आई थी। अजीब सी फीलिंग्स हो रही थी। हमीद साहब और आयशा नाश्ता करने में मसरूफ़ थे। इसे देख के दोनों खड़े हुए। ओह ये आज सूरज कहाँ किस तरफ से निकला है? सूरज नहीं चांद। रईस ने
टुकड़ा लगाया। फिर वो दोनों से बारी बारी मिली। दरअसल वो ख़ास मम्मा से मिलने आई थी। रईस कुछ देर बैठ के चला गया। और सुनाओ, सब ठीक है वहाँ? असाम कैसा है? तुम्हारे साथ कैसा है? आयशा ने इससे पूछा। बाबा नाराज़ हो गए थे। फिर अबान फट से बोला, वो वैसे ही थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी, फिर सुलह भी हो गई थी, जैसे आपकी और बाबा की होती है। अबान की चलती ज़ुबान को बामुश्किल रोका। सुलह हो गई? अबान ने हैरत से देखा। मेरे सामने तो आप लोग गले नहीं मिले। इस दिन जब अशवा और अबान लड़े थे तब असाम ने इन दोनों को गले मिलवाया था और अबान इसी बात को लेके कह रहा था, ये किस पे गया है? शर्मिंदा होती अशवा को आयशा ने बचाना चाहा, क्योंकि हमीद भी साथ ही बैठे थे इनके। अपने बाप पे और किस पे? मुंह बसूरते अबान को घुरा। ये समझ नहीं पा रहा था कि इन्हें कौन सी बात बुरी लगी है, गले मिलने वाली या सुलह होने वाली। आप लोग गपशप लगाओ, मैं चलता हूँ। हमीद साहब उठ गए। मैं क्या करूँगा हमीद साहब? इसने शायद आयशा के मुंह से सुना था जो ऐसे कह रहा था। वो मुस्कुराए। अकेले कहाँ हैं? आपकी मम्मा भी हैं और आयशा भी। आपको बोर नहीं होने देंगी? इससे हाथ मिलाते कहा। मम्मा तो रोज़ होती हैं, आज आयशा से काम चला लूँगा। वैसे भी घर में बहुत बोर होता हूँ। यहाँ भी कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसे मैं दोस्त बनाता। वो अपसेट हुआ। मैं आपको बोर नहीं होने दूँगी। इसे गोद में बिठाते आयशा ने कहा। हम लोग खूब मस्ती करेंगे और आज बिरयानी भी बनाएंगे, अबान ने कहा। ठीक है, आयशा ने हामी भरी। ओके, तो मैं जा रहा हूँ। आप लोग करो गपशप, गोश्त भिजवा दूँगा। फिर चले गए तो अबान, इशवा और आयशा कुछ देर साथ बैठते बातें करते रहे और फिर अशवा अपने रूम में चली आई, जहाँ आप कोई भी नहीं रहता था। कुछ चीज़ें गायब थी जो यकीनन रईस उड़ा के ले गया था। कपड़ों की अलमारी खोली। इसका यूनिफॉर्म और इसकी कितनी न्यू जोड़े थे जो वैसे ही पड़े थे। मम्मा, मैं अपने कपड़े ले जाऊं? वो वहीं से आवाज़ लगी। नहीं, ये मैंने देने थे किसी और को। वो अबान को उठाए अंदर आई। क्यों? ये तो मैंने बस 1-2 बार ही पहने हैं। शादी के बाद पहले वाले कपड़े नहीं पहनते। इसे घूरते अलमारी बंद की, क्योंकि अगर वो देखती रही तो उठा के ले जाएगी। क्यों मम्मा? कुछ नहीं होता। कौन से किसी को पता चलेगा? वो बस जिद थी। क्यों, तुम्हारे शोहर के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो तुम्हें और कपड़े दिला दे? नहीं, मेरे बाबा के पास बहुत पैसे। वो खामोशी से अशवा को देख रहा था। हाँ, तो फिर वापस से कहना इसे कपड़े दिला दे। और आयशा फिर से नाम लिया। हाँ। आयशा की हंसी निकल गई। ये तुम्हें सही इंटरटेन करता होगा। हाँ जी, करता है। हम खूब मज़े करते हैं घर में। अब वो अपने दूसरे ड्रॉ देख रही थी। फिर इसे कुछ याद है। मम्मा, मेरे बाद यहाँ कौन कौन आया था? पहली बार कौन आया था? क्योंकि जो नोट इसने लिखा था इसे वहाँ नहीं था। तुम्हारे बाप आज जब आए थे तो दोबारा अपने कदमों पे। मामा इसे गले लगा के आगे आयशा ने कुछ बोला तो वो पत्थर हो जाएगी। तुम्हारे रिसेप्शन पे इसी वजह से नहीं आ सके थे। वो खामोश नहीं हुई। और वो क्या समझ रही थी कि इसके माँ बाप इसे भूत समझ के उतार चुके हैं और अब इन्हें कोई परवाह नहीं है। इसके बाबा को हार्ट अटैक इसी की वजह से हुआ था। ये ख्याल ही जानलेवा था। इसके जाने के बाद इस घर में क्या क्या हुआ था वो नहीं जानती। आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया मम्मा? मैं असाम को जानती तक नहीं थी। आप लोगों ने बस अपनी ज़िद की वजह से इस शिद्दत से रोना है। मैं तो खुद चाहती थी तुम्हारी शादी महाबीर से हो, लेकिन तुम्हारे बाबा को जाने क्यों असाम से ही करनी थी। मैंने इनसे कहा था कि मैं महाबीर से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन उन्होंने बस पैसों के लिए मुझे कुर्बान कर दिया। पैसों? आयशा का दिल धड़का। वजह तो इन्हें भी नहीं पता थी कि आखिर इतनी सख्ती से इन्होंने इस रिश्ते के लिए क्यों अमल किया था। हाँ, पैसों के लिए। इन्होंने असाम के शायद पैसे देने थे और मेरा निकाह इन्होंने बहुत पहले कर दिया था जब मैं छोटी थी। मुझे खुद कुछ समझ नहीं आता क्या हुआ था। इस वक्त सब कुछ इतनी हड़बड़ी में हुआ। क्या इसे लगा कि कोई ख्वाब था? पास बैठा अबान सब कुछ सुन रहा था और अपने नन्हे से दिमाग में सेव कर रहा था। लेकिन इन्होंने तो मुझे पैसों के बारे में कुछ नहीं बताया। कैसे बताते? शर्मिंदगी होती। लहजे में तलखी से मट आई। इस महापीर से शादी करना चाहती थी। इस बात का असाम को भी पता है। वो कैसे रिएक्ट करते हैं आप सोच भी नहीं सकती मामा। मुझे वहाँ दूसरे दिन ही जाके जो तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ी मैं आपको नहीं बता सकती। बेड पे बैठे वो अपने हाथों को देख रही थी। मैं ये सब आपको बताना नहीं चाहती, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि औलाद पे ज़बरदस्ती अपने फ़ैसले थोपने के बजाय इनकी सुन लिया करें, क्योंकि सारी ज़िंदगी इन्होंने गुजारनी है, ना कि वालिदैन ने। अगर दिल ही राज़ी ना हो तो मम्मा फिर कुछ भी मिल जाए, बहुत अच्छा, आला, बहुत सारी दौलत, पैसा, कुछ भी आपके सुकून की वजह नहीं बन सकता। वो रो नहीं रही थी लेकिन उदास थी। अगर आप इस वक्त मेरा साथ देती तो शायद आज मेरी ज़िंदगी कुछ और होती, शायद आज मैं सुकून में होती। लेकिन हमारी माएँ खुद ही बेटियों का गला घोंट देती हैं। वो तल्ख बोल रही थी। फिर जब औलाद खुश ना हो तो इन्हें तकलीफ़ होती है। बेशक माँ बाप का दर्जा बहुत बुलंद है, लेकिन औलाद को भी समझा करें। यकीन माने मैं आपको बता नहीं सकती मैंने पिछले कुछ वक्त कैसे गुजारा है। असाम ने मुझसे मोबाइल ले लिया था सिर्फ इसलिए कि मैं आप लोगों से या महाबीर से रब्ता ना कर सकूँ। आप नहीं जानती कि
कैसी कैसी तल्ख कलामी हुई महाबीर और असाम के दरमियान। आज वो बोल रही थी और आयशा सुन रही थी। साथ में बैठा अबान दोनों को देख भी रहा था, सुन भी रहा था। मुझे माफ़ कर दो, आयशा ने आंखें होके इसे खुद से लगाया। आपको पता है, जब मैं छोटी थी और मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी तो बहुत मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं होता था। मैं कहती थी बस मम्मा मेरा हाथ पकड़ लें, मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन आपने ज़िंदगी के इस सबसे बुरे वक्त में मेरा हाथ झटक दिया था। मेरा दिल करता था मैं चीखूं और बुलाऊं आपको कि देखें मैं किस तकलीफ़ में हूँ। इनके सीने से लगते वो बिलक बिलक के रो दी। कितने अरसे बाद इसे ये सहारा मिला था। माँ की गोद की जो ठंडक होती है वो कहीं से भी नहीं मिलती। चाहे तो पूरी दुनिया का सुकून ले लो, जो हक सुकून माँ के सीने से सर लगा के मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। अबान उषा को देख के खुद रोना शुरू हो चुका था। मम्मा मत रोएं। छोटे से हाथों से इसका सर पीछे किया। मैं बाबा से बात करूँगा, वो आपको नहीं डांटेंगे, प्लीज़ मम्मा। वो सीधी हुई, फिर आंसू साफ़ किया। आयशा भी रो रही थी लेकिन दिल का बोझ हल्का हो गया था। चुप करें आयशा। अबान ने अब आयशा को देखा, वो रोते हुए मुस्कुराई। ओके मेरी जान, इसे खुद में भेजा, मैं मम्मा को खुश रखूँगा, प्लीज़ आप ना रोएं। साथ में ईश्वा का हाथ थामा जो आंसू साफ़ कर रही थी। मुस्कुराई। आप बाबा से नाराज़ हो जाए, मैं आपके साथ हूँ। ओके ठीक है, आज से आपके बाबा से बात नहीं करूँगी। ओके डन। अब बिरयानी बनाते हैं। फिर ज़बरदस्ती दोनों के मूड अबान ने सीधे किए थे। बाबा को बुलाएं। किचन में आते ईश्वा ने अबान को देखा। क्यों, हम नाराज़ हैं इनसे? हाँ लेकिन वो खाना हमारे साथ खा लेंगे रात को, अभी नहीं, पहले बना लें फिर। ओके, क्या मैं आपकी हेल्प करूं? नहीं, आप जाके मूवी देखें, आप लगा दें। वो किचन में इसके पास खड़ी थी। आयशा चावल निकाल रही थी, गोश्त बाबा ने भिजवाना था अभी। ओके, लहसुन और प्याज बास्केट में डाल के साथ ट्रे और छुरी उठाई। चलो, छोटी कटोरी अबान को पकड़ाई जिसमें लहसुन रखना था। फिर बाहर आके चैनल सर्च किए, कहीं भी अच्छी मूवी नहीं लगी थी। एक जगह पे लगी हुई थी लेकिन वो अबान के देखने वाली नहीं थी। मम्मा मोबाइल पे लगाते, नहीं 1 मिनट में आती हूँ। फिर रईस के कमरे से लैपटॉप ले आई, नेटफ्लिक्स ओपन करते वहाँ से इसे मूवी लगा के दी। ये ठीक है, साथ कुछ रिफ़्रेशमेंट भी होती तो मज़ा आता। बेटा ये घर है, सिनेमा हॉल नहीं, मैं ला देती हूँ, डांटो मत। आयशा किचन से बाहर निकल रही थी, सुनते वापस चली गई। फिर प्लेट में निम्को और लेस के 2 पैकेट ला के अबान को दिए। ये हुई ना आयशा वाली बात। आयशा दांत किचकिचा के रह गई। ये हैं वो कागजात जो अब हमारे हैं, ये न्यू तैयार किए हैं। 3-4 फाइल्स सेठ अली के सामने रखते दानिया कुर्सी खींच के बैठी। शाबाश, इन्होंने उठाए। वहाँ शाम के साइन भी थे। बस अब यहाँ आप साइन करते, फिर वो सब कुछ आपका। जगह की निशानदेही करते वो मुस्कुरा रही थी। इन्होंने पिन निकालते साइन कर दिए। 15-16 पेजेस पे साइन करते वो थके नहीं थे। अब से वो असफंद यार का बेटा सड़क पे आ गया। वो हंसे थे, हाँ हाँ, फिर हंसते ही चले गए। दूर बैठा किस्मत का परिंदा इन पे हंस रहा था। वाह भाई, आज तो पड़ोसी से खुशबू आ रही है। पलवशा बेगम अभी बाहर निकली थी, अकेली थी इसलिए जवाब तो किसी ने देना नहीं था। सो खामोशी से बास्केट रख के वापस आई। इज़्ज़त मुंह तक दुपट्टा किए सोफे पे लेटी थी। सुबह से ये हाल था। तुम्हें क्या हुआ है, बताती क्यों नहीं हो? पलवशा को इसे देख के अब गुस्सा आया। कुछ नहीं हुआ है कुछ तो, माँ हूँ तुम्हारी, इतना तो अंदाज़ा लगा सकती हूँ। बताओ मुझे। इसके पास आके बैठी। कुछ नहीं हुआ सच में। फिर ये ऐसा मुंह क्यों बनाया हुआ है जैसे पता नहीं कितना बड़ा नुकसान हुआ हो? मोरे, आप मेरी मदद करेंगी प्लीज़? वो उठ के बैठी। हाँ क्यों नहीं। इसके बाद सीधे किया चेहरा भी कम लाया गया था। प्लीज़ पहले मेरी बात सुन लीजिएगा। तहम्मुल से इनके हाथ थामे। बताओ, टेंशन हो रही है अब? मैं आपकी बेटी हूँ, आपको मुझसे तो मोहब्बत हो गई, जान हो मेरी, कुछ भी कर सकती हैं मेरे लिए। हाँ सब कुछ। तो मैं रईस से मोहब्बत करती हूँ, इससे शादी करना चाहती हूँ। बोल दिया, जो होना होगा हो जाएगा। पलवशा तो सख्ते में आ गई थी। तो तुम पागल वागल तो नहीं हो गया? प्लीज़ मोरे, आपको अपनी बेटी अजीज़ है या ना? बेटी, दिल से आवाज़ आई थी लेकिन लब खामोश है। बोले ना। इनकी खामोशी पे इसका दिल होल रहा था। तुम अजीज़ हो, मैं तुम्हारे बाबा से बात करूँगी, वो ही भाईजान से। कुछ इज़्ज़त को यकीन नहीं आया अपने कानों पर। फिर तेज़ी से इनसे लिपटी। आयशा से तो पलवशा अच्छी निकली थी जिन्होंने अपनी बेटी का दिल देखा, नहीं बल्कि इज़्ज़त की किस्मत अच्छी थी कि इसकी ज़िंदगी में कोई असाम जैसा शख्स नहीं था जिसकी वजह से वो अपनी मोहब्बत खो देती। फिर पलवशा ने कुतुब खान से खुद बात की। पहले तो वह हैरान हुए इस बात में कि पलवशा कह रही है। वो शर्मिंदा थी लेकिन अपनी बेटी का दिल नहीं उजाड़ सकती थी। वो जानती थी मोहब्बत के बिना जो बेसुकूनी होती है वह कैसी जानलेवा होती है। वो अपनी बेटी की ज़िंदगी में ऐसी बेसुकूनी नहीं फैलाना चाहती थी जो इन्होंने अपने बेटी की ज़िंदगी में फैला दी थी। बेटे तो बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन बेटियां अंदर ही अंदर घुलते खाक हो जाती हैं और किसी को पता भी नहीं लगने देती। इन्होंने सही वक्त पे अपनी बेटी का मान रखा।
सर आपसे बाहर कोई हमीद साहब मिलने आए हैं, वो अभी मीटिंग से वापस आया। जब इंटर काम पे इसे बताया गया, सामने लगी स्क्रीन पर नज़र डालते इसे अंदर खुलवाने का कहा। फिर टेबल पर बिखरे पेपर सेट करके रखे। इनके आने तक टेबल नॉर्मल हालत में आ चुका था। अस्सलाम वालेकुम। वो झुके बराह रास्त, वो बहुत दिनों बाद बात कर रहे थे। वालेकुम सलाम। आए बैठे। बैठे बैठे सामने चेयर की तरफ इशारा किया। वो खामोशी से बैठ गए। कहीं कैसे आना हुआ। आसाम के माथे पे शिकने नमूदार हो रही थी। इनके हाथ में एक फ़ाइल थी। ये तुम्हारी अमानत लौटाने आया था। फ़ाइल इनके सामने रखी। इसमें वो तमाम चीज़ें हैं जो तुम्हारे वालिद साहब ने तुम्हारे लिए मुझे अमानत रखवाई थी। अब आपका कौन सा ड्रामा है। फ़ाइल खोलते ही इन्हें तंजिया नज़रों से देखा। वो खामोश बैठे रहे थे। इनका कोई लफ्ज़ असाम को सच्चाई नहीं समझा सकता था जब तक वो खुद ना देख लें। असाम ने तमाम पेपर देखे। इसमें फैक्ट्री के कागजात थे, इनके घर के, इसके अलावा बैंक में मौजूद रकम जो अशवा के नाम पे था, इसके अलावा इसकी माँ के जेवरात की स्टेटमेंट, सब कुछ था। ये क्या है। वो हैरान हुआ। ये सब तुम्हारा है जो अशवा के 18 साल के होने तक मेरा था, फिर अशवा का, और अशवा तुम्हारी है। सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारे वालिद साहब की अमानत। इसे आसान लफ्ज़ों में समझाया। मुझे समझ नहीं आ रही ये सब क्या है। घर के कागजात, फैक्ट्री के ये लेटर्स, ये सब तो मेरे पास भी हैं। आप आखिर क्या बताना चाह रहे हैं। ये ओरिजिनल कागजात हैं जो तुम्हारे पास हैं, वो सब इनकी कॉपी थे। ये लेटर हैं असफंद साहब का, तुम खुद पढ़ लो। मैं कैसे मान लूँ। तुम्हें मानना पड़ेगा क्योंकि इसमें सब सच लिखा है। तुम्हारा दिल गवाही देगा। दोपहर के 2 बज रहे थे। तपती दोपहर में वो बाइक पे सिर्फ इसकी अमानत इसे देने आए थे। आप ये सब मुझे पहले भी दे सकते थे। हाँ दे सकता था, लेकिन मैंने मामला ठंडे होने का इंतज़ार किया, क्योंकि मैं अगर पहले बताता तुम शायद इसे मेरा कोई ड्रामा समझते, जैसे अभी समझ रहे हो, और मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाते जैसे पहले पहुंचाया है। शिकवा किया। ओके मैं देख लेता हूँ। ठीक है मैं चलता हूँ। वो उठ गए। आगे सामने खुद समझना था। अल्लाह हाफिज़। वो चले गए तो सामने सारे पेपर्स आराम से देखे। इनमें जो लिखा था इससे मिलता जुलता इसके पास भी था, लेकिन कहीं बिल्कुल मुख्तलिफ बातें थी। जैसे कि यहाँ जो लेटर्स थे वो अलग थे और ओरिजिनल हैंड राइटिंग में थे। जो इसके पास थे वो अलग थे। इनकी कापीज़ थी। वो लेटर वो पढ़ता जा रहा था और इसकी सांसें फूलती जा रही थी। मतलब वो गलत सोचता आया था। आज तक अशवा को तकलीफ़ देने की कोई वजह नहीं थी। हमीद साहब को जहनी टॉर्चर करना भी सब इसकी ही। उफ, बाल मुट्ठी में भीड़ते वो सोच रहा था अगर ये सब सच था तो जो इसने अपनी आंखों से देखा था वो क्या था। मामा जब आएंगी तो हम इन्हें ये सरप्राइज़ देंगे। वो भी चावलों और गोश्त की तह बना रही थी। क्या इसे देखा। वहाँ खड़े खड़े इसका दिल भी घबरा रहा था बिरयानी का। जब वो हमें पिक करने आएंगे तो हम इन्हें अंदर बुला लेंगे, फिर इन्हें कहेंगे कि खाना खा लें। जब वो बिरयानी देखेंगे तो इनके एक्सप्रेशन ऐसे होंगे। हाँ, दोनों हाथ हवा में बुलंद करते, मुंह और आंखें पूरी खोली। हाँ हाँ हाँ। वो तो जैसे छोटे से बच्चे हैं। नहीं वो बच्चे नहीं हैं मेरी तरह, लेकिन जब इनका मूड अच्छा हो तो वैसे सरप्राइज़ होते हैं। अच्छा ठीक है तुम जाओ, बाहर गर्मी है यहाँ। इसका अपना गर्मी से बुरा हाल था। अबान वहाँ फजूल में खड़ा था। ओके जल्दी आ जाएं आप भी, आपकी मम्मा तो नमाज़ पढ़ रही हैं। वो बाहर जाने लगा, फिर रोका। वैसे मम्मा आपने कभी पढ़ी है नमाज़। हाँ पढ़ती हूँ। इसे खौफ हुई। कभी देखा तो नहीं है। उफ, फिर खुद ही बाहर निकल आया। अशवा के पास इस हैरत से देखने का वक्त नहीं था। जल्दी से दम बंद करते इसके ऊपर हावन रखा। फिर पत्थर की होने की वजह से वो काफ़ी वज़नी थी। दम के लिए यही इस्तेमाल करते थे। मगरिब ख़त्म होने वाली थी। वैसे तो असाम 10 बजे आता था, जाने आज कितने बजे आता। मम्मा आप भी पढ़ लें या करें नमाज़। वो अभी आके पंखे के नीचे बैठी थी कि अबान ने इसे घुरा। मेरे बाप मत बनो, लेकिन बेटा तो हूँ ना, नमाज़ पढ़ लें। ओके पढ़ती हूँ, अभी हवा लगवा लूँ। ठीक है। वो खामोश हो गया। इसके हाथ में अशवा का मोबाइल था जिसमें पहले से मौजूद गेम कैंडी क्रश खेल रहा था। लम्हे बाद ही उठ के इसने नमाज़ पढ़ी थी। कितने दिन बाद, पता नहीं इस लड़की के अंदर नमाज की फ़िक्र कब पैदा हो गया। आयशा गुस्से से इसी तरफ आ रही थी। इन्होंने अबान की बातें सुन ली थी शायद। ये घर नमाज नहीं पढ़ती। अबान के पास बैठते प्यार से पुचकारा। मेरे ख्याल में तो नहीं, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा इन्हें। वो मज़े से बता रहा था अगर ऐसा करेगी तो फिर मुश्किलात ही आएंगी ना। अल्लाह के लिए टाइम निकालेगी तो अल्लाह के लिए निकालेगा, अल्लाह निकालेगा। फिर कहती हैं फ़लाँ फ़लाँ हुआ। इन्हें सही मानों में गुस्सा आ गया था। नमाज के बिना कैसे सुकून मिलता है। बच्ची नहीं हूँ, ना खुद पढ़ती हो, ना अपनी आने वाली नस्लों को सिखाओगी। अक्ल शऊर तो है ही नहीं, बस फिल्में ड्रामे दिखा लो इसे। मम्मा बस करें, क्यों इतना कर रही हैं। वो रूहान सी हो गई।
अबान के बच्चे तुम्हें बाबा से सीधा करवाऊंगी। इसके पास बैठते चुटकी काटी। आयशा, आपकी बेटी में वाकई अक्ल नहीं है, इसे दर्द हुआ था। हाँ हैं, शर्म करो, बड़ी हूँ, आपसे शर्म नहीं आती? हाँ, बाप को आज तक नहीं आई, आपको कैसे आएगी? आयशा अभी तक सिलावतें सुना रही थी। इसे चक्कर में वो दम उतारना भूल चुकी थी। चूल्हा में बंद करूँगी या तुम्हारा शोहर। आयशा किचन में गई तो इसकी अक्ल पे मातम किया। मम्मा, एक तो आप इतना प्रेशर डाल देती हैं बंदे पे कि सोचने समझने की सलाहियत ही ख़त्म हो जाती है। वो क्लस के रह गई। बेटा वो तुमसे पहले ही नहीं है, तंज किया। बेटा वो तुम में पहले ही नहीं है, तंज किया। उफ़ ठीक है, आइंदा नहीं आऊँगी। हाँ बस अब हमें गलत साबित करने के लिए नहीं आओगी। अच्छा मम्मा सॉरी, आइंदा नमाज़ पढ़ूँगी, बल्कि ज़बान के बच्चे को सामने बिठा के पढ़ूँगी। असल फसाद की जड़ तो वही था। सामने बिठा के नहीं बल्कि साथ पढ़ाया करो, इसे भी सिखाओ। ओके जैसा आपका हुक्म। बात ख़त्म कर दी, लेकिन मम्मा फिर भी बड़बड़ाती रही। अब रायता बना लो, दम इन्होंने खुद खोला था। अच्छा वो वही दही उठाने के लिए फ्रिज के पास आई थी, वह दही निकाला और बस काम ख़राब। मम्मा ने नहीं करूँगी बड़ी मुश्किल से वॉमिटिंग रोकी थी। क्यों? इसके पास आई, वहीं पकड़ के शेल्फ पर रखी। मुझसे नहीं होता, इतनी गंदी स्मेल लगती है इसकी। पहले तो नहीं लगती थी, वो इसीलिए बाहर आई। पहले भी हुआ है ऐसा? कैसा? आयशा पास ये बान बैठा था। कुछ नहीं, तुम चुप रहो। अब की बार आयशा ने इसे घुराओ के कंधे उचकाए। जी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तबीयत, वॉमिटिंग, और मुझे पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ, आराम से बताया। और तुम मुझे अब बता रही हो इतनी देर में किचन में गर्मी में खड़ी रही हो। इन्हें अफसोस हुआ। नहीं ख़राब थी तबीयत, वो आप भी तो काम करती हैं ना, मेरे आने से चलो कुछ रेस्ट हो आपका भी हो जाएगा, मेरा रेस्ट भी। बस तुम अब आराम करो, किचन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगी। अब जो मैं बताऊँगी वैसे ही करना। खुशी से इसके माथे पे प्यार दिया। अब बान खामोशी से सुन रहा था। ओके पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, गर्मी में नहीं बैठना, खाना 3 टाइम पेट भर के और फ्रेश फ्रूट भी डेली, सबसे पहले चेकअप करवाओ अपना। ओके ऐश्वर्या ने सारी लाया। बान सुन रहा था। अब तुम बैठो, मैं बनाती हूँ। मुझे सलाद के लिए सब चीज़ें यहीं लाते मैं बनाती हूँ। ओके वो फिर से खीरे और टमाटर दे गई थी जो अशफाक काटती रही। वो 8:30 बजे पहुँचा था हमीद साहब के घर वो घर पे ही मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम बाबा। सबसे पहले अबान इससे आके मिला था। इसके पीछे पीछे अशफा थी। फिर आयशा, हमीद साहब अपने रूम में ही थे। फिर आयशा ने सलाम किया। फिर आयशा ने पहली बार ससुराल वाली फीलिंग्स आ रही थी शाम को। फिर वो लोग अंदर आए। पापा आज बहुत कुछ हुआ है, घर जाके बताऊंगा। अबान इसके साथ घुस के बैठा था। अशफा ने इसे पानी ला के दिया। आज मम्मा की सही वाली हुई है। अच्छा किस बात पे? खाली ग्लास पकड़ाया। अशफा अबान को घूर रही थी। सारी बातें डिटेल से घर जाके बताऊंगा। यहाँ मम्मा ऐसे देखती रहेंगी। वो जा तो किचन की तरफ रही थी, लेकिन देख अबान को रही थी। वो भी गुस्से से और बेबसी की मिली जुली कैफियत। अगर इसे ज़रा भी अंदाज़ा होता ना कि अबान ये सब करने वाला है तो इसे कभी भी अपने साथ ना लाती, बल्कि शाम के साथ भेज देती। ग्लास रख के वापस यार अबान की दूसरी तरफ बैठी पे ज़रा सा नीचे होके इसे मतवज्जो किया। अगर तुमने कुछ बताया ना तो जान निकालूंगी तुम्हारी। बाबा देखें धमका रही हैं। फ़ौरन से शाम को बताया। कौन? वो आयशा की बात सुन रहा था जो दूसरे सोफे पे बैठी थी। हाँ कौन धमका रहा है मेरे बेटे को? अशफा ने जान बनने के नाटक किया। आप और कौन? असाम वापस आयशा की तरफ मतवज्जो हो चुका था। तुम घर चलो, सीधा करूँगी। अशफा धीमी आवाज़ में कराती वहाँ से उठ गई। फिर 10 बजे इन्होंने खाना खाया था। किसने बनाई है? बिरयानी प्लेट में निकालते हमीद ने पूछा। बिरयानी मम्मा ने बनाई है हमीद साहब, नाना के हैं, असाम ने टोका, जबकि बाकी सब मुस्कुराए थे। नाना तो मेरी मम्मा के पापा थे। वो कंफ्यूज था। शायद तो अशफा भी मम्मा हैं आपकी, इस लिहाज से आपके नाना हुए। ठीक है पापा। और आयशा को नानो कहूँ? असाम को हैरत हुई। किसी और ने इसे अभी तक रोका क्यों नहीं था? तुम मुझे आयशा बुला सकते हो, तुम्हारे मुँह से सुनना अच्छा लगता है। ठीक है। वो साथ साथ खा भी रहा था। खाना खा के कुछ देर ही वो लोग बैठे। अशफा बाबा के साथ बातें कर रही थी और असाम आयशा के साथ। अबान असाम और अशा का मोबाइल उठाए कुछ देर इधर उधर शेयर कर रहा था। वहाँ से निकलते सामने फ्रिज के ऊपर पड़ा पेन उठाया। वो पेन था जो इसने महाबीर को दिया था। फिर वापसी में डॉक्टर के पास गए थे। प्रॉपर चेकअप के बाद पता चला था प्रेगनेंसी को 3 वीक हो चुके थे। असाम बहुत खुश। अगर करीब आने की पाबंदी ना होती तो वो ज़रूर अशफा को एक बार खुद में भींच लेता। अशफा ने बस नॉर्मल रिएक्ट किया था। अबान को फ़िलहाल कुछ नहीं पता था। बाबा आइसक्रीम खाते हैं। अबान इन दोनों की सीट पकड़ते पीछे खड़ा था। इस वक्त अभी तो खाना खा के आए हो? अशफा ने टोका। कोई नहीं, हमारा अबान के 2 पेट हैं। पीछे मुड़ते से आंख मारी। जी बिल्कुल मम्मा, एक में खाना
खाना रखता हूँ और एक में आइसक्रीम। हाँ हाँ, बहुत हंसी। अशवा ने दोनों को घूरा। असाम का मूड बहुत अच्छा था, इसलिए आइसक्रीम पार्लर के सामने गाड़ी रोकी। बाबा आपके पास पैसे हैं? वो और असाम दोनों बाहर निकले थे। हाँ क्यों? यार मम्मा को कपड़े तो ले दे। वहाँ आयशा, सॉरी नानों के घर जाके इतना तंग किया इन्हें। वो खड़े वेट कर रहे थे कपड़ों के लिए। वो हैरान हुआ। हाँ जी, नानो कहती हैं कि मेरे बाबा के पास पैसे नहीं हैं जो इन्हें दिला दें। ओके ओके, वो इसकी बात समझ रहा था, यानी इन्होंने अशवा को डांटना था। वो अपने पुराने कपड़े ले रही थी, वो इसे बता रहा था इन्होंने लेने से मना क्यों किया। वो साथ साथ आइसक्रीम के पैकेट पकड़ रहा था, क्योंकि वो चाहती हैं किसी और लड़की को दें जिसकी शादी ना हुई हो। अपने दिमाग के मुताबिक इसे यही समझ आए। अच्छा, आप लोग गाड़ी के करीब आ चुके थे? जी। दरवाज़ा खोल के पहले अबान को अंदर बिठाया, फिर आइसक्रीम अशवा को पकड़ाई और खुद बैठा। और पापा आपने बहना डाउनलोड करनी थी ना, इसे कुछ और याद है? बस बेटा इंस्टॉलेशन पे लगाई हुई है। अशवा को देख के मुस्कुराहट छुपाई। और कितना वक्त लगेगा? वो एक्साइटेड हुआ। 9th मंथ। गाड़ी सड़क पे डालते गियर चेंज किया। कहाँ हो रही है इंस्टॉल? आपकी मम्मा के पेट में। आप कितने बदतमीज़ हैं। अशवा होंके की तरह इनकी बातें सुन रही थी, फिर बसी से बोली, बस इतना कि इसके साथ एक और भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। असाम, बस वो रो देने को थी। जी। गाड़ी मोड़ते सर को खम दिया। आपको कब शर्म आएगी मम्मा, आपको भी तो नहीं आती। अपान फट से बोला। नानो कह रही थी ऐसे। इसके तिलमिलाने पे जल्दी से वजाहत थी। मुझे शर्म तब आएगी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। अबान फुल मज़े में था। जिस तरह की आप हरकतें करते हैं वो छोटे बच्चे नहीं करते, बड़े ही करते हैं। अच्छा, हैरानगी से देखा। सारे रास्ते वो अबान अशवा को तंग करते आए थे। तमाम दरवाजे खिड़कियां बंद कर दो, बस एक मेन गेट खुला रखना है। अली और दानिया साइन होते ही वहाँ आ चुके थे। इस घर पे कब्जा करना कोई छोटी बात नहीं थी। इस हवेली पे नज़र बरसों से थी। इसके जवानी के दिन थे जब वो यहाँ गेट के सामने बैठा करता था, फिर खुद ही इसके अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली। बाबा हर तरफ से दरवाजे बंद हो चुके हैं, बस इनका इंतज़ार है। वो असाम का इंतज़ार कर रहे थे। इनके ख्याल में अबान और अशवा घर होंगे, वो लोग आसानी से कब्ज़ा कर सकते थे अगर वो दोनों घर होते। पर चलो कुछ नहीं होता, आप भी कर सकते हैं। गेट के पास आते फुल जोश में नज़र आ रहे थे। इतने में ही इन्हें बाहर गाड़ी रुकती नज़र आई। साथ हॉर्न भी बज रहे थे, लेकिन दरवाज़ा किसी ने नहीं खोलना था। असाम जो पीछे से ही हॉर्न बजाता आ रहा था, ना खुलने में बाहर निकला। गार्ड वहाँ मौजूद नहीं था, शायद कहीं गया था। यही सोच के अपनी चाबी से दरवाज़ा खोला, लेकिन सामने दानिया खड़ी मुस्कुरा रही थी। आइए अली से देखते ही बोला। अली को देख के खैरत का झटका लगा था। असाम को कहीं तो देखा था इससे पहले। आइए नहीं जाइए, क्योंकि अब ये हमारा घर है। फाइल से खुद को हवा देते वो हंसी। ये असाम मेंशन नहीं रहा। डेयर असाम, ये घर अब सेठ अली का है और मेरा है। क्या बकवास कर रही हो तुम, पीछे हटो। आगे होके गेट खोला, फिर बाहर जाके गाड़ी में बैठा। अबान सो चुका था। अशवा ने इतना टाइम लगाने की वजह पूछी। असाम खामोश है, फिर गाड़ी अंदर लेके आया। सेठ अली और दानी गुस्से और तैश से इसे देख रहे थे। तुम यहाँ रह सकते हो कुछ दिन, लेकिन ये घर अब तुम्हारा नहीं है। जो ही बाहर निकला, दानिया दोबारा सामने आई। मेरा दिमाग मत खराब करो, बहुत बुरा होगा। अबान वो कंधे पे डालते अशवा का हाथ पकड़ा और दरवाजे बंद हैं। सेठ अली ने हाँक लगाई। असाम दरवाजे के करीब गया था, दरवाज़ा खुद ही खुल गया। दानिया का मुंह खुला। तुम्हारा बाप भी इस घर के दरवाजे मुझ पे बंद नहीं कर सकता। वापस मुड़ते इसे देखा। अशवा परेशानी से सब देख रही थी। अबान को इसके रूम में लिटा के दरवाज़ा लॉक किया, फिर किसी को कॉल करते राहदारी में बने एक शेल्फ के पीछे वाज उठाया, इसके अंदर से छोटी सी पिस्टल निकाली और अपनी पॉकेट में रखी। अशवा आप कमरे में जाएं, मैं आता हूँ। अशवा जो सीढ़ियों के पास खड़ी थी इसे देखा। नहीं, मैं आपके साथ आऊँगी। अजीब सा खौफ था। मैंने आपसे कहा है कमरे में जाएं, जब तक मैं ना कहूँ बाहर नहीं आना। इसकी आवाज़ ऊँची हुई। अशवा पीछे मुड़ी और अपने कमरे में बंद हो गई। असाम नीचे आया, अपनी अंदरूनी जेब से पेन निकाल के सामने वाली पॉकेट में रखा, फिर सोफे पर बैठ गया। वो दोनों इसके सामने बैठे हुए थे। शुरू करें अपनी बकवास। दिमाग की रगें तन रही थी। बकवास नहीं, सच। और ये जो तुम अपनी ज़र खरीद बीवी को कमरे में भेज दिया है ना, इसे भी बाहर निकालो। ज़र खरीद पे असाम की आंखें भी सुर्ख हुई, लेकिन वो जब्त करके बैठा रहा। ये फ़ाइल है इसके घर की, जिसके मुताबिक तुम अपना ये घर मेरे नाम कर चुके हो। असाम ने उठा के देखी, फिर वापस फेंकी। पहली बात, ये घर मेरे नाम नहीं है, और दूसरी बात, जो कागजात तुम्हारे पास हैं वो फ़ेक हैं। फ़ेक कैसे हो सकते हैं असाम शेख? ये मैंने खुद तुम्हारे लॉकर से निकाले हैं। अपने हाथ, इन हाथों से हाथ हवा में लहराए। वो बहुत एक्साइटेड नज़र आ रही थी। जी, मैं भी इन्हीं कागजात को फ़ेक कह रहा हूँ। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब नकली है। तुम झूठ बोल लो। कोई बात नहीं, ये लीगली तौर पे अब हमारा घर है। तुम चाहो तो यहाँ एक दिन रुक सकते हो, वरना यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेटो। सेठ अली खड़ा हुआ। बैठ जाए, अभी आपको कुछ दिखाना है, वो सर्द आवाज़ में कहता सीधा हुआ। आंखें हनूज सुर्ख थी, अंदाज स्पॉट था।
चंद सेकंड में बाहर बाइक रुकी थी, फिर हमीद साहब अंदर आए। ओह वाओ, अली को देख के इन्हें हैरत हुई। काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हुई थी, आप जानते हैं? इन्हें हैरानगी से देखा। हाँ, हम दोनों तुम्हारे पापा के पास काम करते थे। ये गार्ड था और इस कमीने को मैं लेके आया था। इसने मेरी ही रस्सियाँ काट दी। अली को गुस्सा आया हमीद को देख के। मतलब समझा नहीं। तुम्हें समझ भी कैसे आएगी? अली हमीद साहब की तरफ बढ़ा। तुम्हारी वजह से मैं इस जगह से गंगाल होके गया था। आज देख तेरी बेटी को नंगे सर यहाँ से निकलवाऊंगा। अपनी ज़ुबान को लगाम दो। असाम उठते इसके करीब है। मेरी ज़ुबान को लगाम देने से क्या होगा? सच्चाई बदलेगी तो नहीं? अली पीछे हुआ। सच्चाई तुम्हें हमीद साहब बताएंगे। फिर हमीद ने असाम को देखा। ये फाइल्स देखने के बाद और कौन सी सच्चाई रह जाएगी मिस्टर असाम? दानिया कब से खामोश थी। इन फाइल्स में सब झूठ है और ये घर मेरी नहीं अशवा के नाम पे है। असाम ने धमाका किया था। तुम अब झूठ बोल रहे हो। अली भड़का। नहीं, वो सच बोल रहा है। हमीद साहब बोले। ये घर अशवा के 18 साल के होने तक मेरे नाम था, फिर ये घर अशवा के नाम हुआ है। लेकिन तुमने ये घर अपने नाम क्यों करवाया? मुझे समझ नहीं आई। इन्हें अली वाले मामले का कुछ मालूम नहीं था। तुम भौंक रहे हो आज भी जैसे इस वक्त भौंके थे। मैं कुत्ता हूँ ना जो इस वक्त असवंत और इसकी बीवी को कत्ल कर दिया इस घर में इस दौलत के लिए। और अब तुम कह रहे हो असाम का वजूद साकत हुआ। मतलब इसने बाबा को कत्ल इसने किया था। रुको, इतनी आहिस्ता आवाज़ थी कि बामुश्किल ही वो लोग सुन पाए। हमीद साहब ने मेरी मम्मा के साथ। नहीं, वो सब मैंने किया था। वो सब मान रहा था। वो सब मैंने किया था ताकि मैं आराम से इस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाऊँ। पर तुम्हारे जलील बाप ने सब कुछ इस कमीने को दे दिया। इतनी बड़ी सच्चाई आज असाम को पता चली थी। असल में तो वो बेवकूफ़ बना था। इसे कहते हैं कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता। हाँ, वो हंसा और मैं सज़ा कैसे दे रहा था। बेसाख्ता इसका हाथ पॉकेट की तरफ गया। गन निकाली। ठा 3 गोलियां अली के सीने में पैवस्त की। अचानक इस इब्तिदात के लिए कोई भी तैयार नहीं था। अशवा जो कब से अंदर बैठी थी खौफ से कांप रही थी। बाहर से आती ऊंची आवाज़ें इसका दिल हिला रही थी। गोली की आवाज़ पे चीख निकली थी। आगे होके सामने पूरी गन इस पे खाली की थी। बाबा, दानिया मरते हुए बाप को देख के चिल्लाई थी। कुछ ही देर में वहाँ पुलिस आ चुकी थी जो असाम शेख को हिरासत में लेते इनके घर को सील कर गई थी, क्योंकि इसके घर के कागजात कोई प्रॉपर चेक किया जाना था। लेकिन असाम वो अशवा से जुदा होने वाला था। कत्ल करते इसे 2 लोगों ने देखा था, अशवा और अब्बान। हमीद साहब के साथ वापस इन्हें के आ गए थे। जबकि असाम हवालात में था। क्या मैं अपने वकील को एक कॉल कर सकता हूँ? कॉरिडोर में चलते इसने साथ चलते इंस्पेक्टर से पूछा। जी सर, क्यों नहीं? वो साम को पहले से जानते थे। मेरे मोबाइल में है नंबर। इसने अपना मोबाइल दिया तो साम ने टोका। फिर आपको कुछ देर इंतज़ार करना पड़ेगा। कुर्सी पे बैठने का इशारा करते इंस्पेक्टर ने कागजात निकाले। असाम बैठ के मेरे पास कुछ है आपको दिखाने के लिए। फिर इसने वो सीक्रेट कैमरा इंस्पेक्टर के हवाले किया। इन्होंने फ़ौरन से लैपटॉप से कनेक्ट किया। वो सब देखते रहे। सब कुछ मौजूद था, कत्ल भी, और जो वहाँ बातें हुई इसमें तो ये भी साबित हुआ है कि कत्ल आपने किया है। जी सर, मैं अपने हिस्से की सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो मुजरिम हैं इन्हें खुलेआम नहीं घूमने दे सकता। ठीक है, वैसे अगर आप अपने केस में चाहें तो दियत की ऑफ़र भी कर सकते हैं। इन्हें आप कन्विंस कीजिएगा। ओके, कोई आई विल ट्राई, लेकिन आपको आपके जुर्म की सज़ा भी मिलेगी। जी मैं जानता हूँ। वो कुछ डिप्रेस था। सूरत हाल इस तरह ख़राब हो जाएगी एकदम से किसी को भी नहीं पता था। वो कितने खुश थे, नज़र ही लग गई थी। अशवा और अबान की अलग टेंशन थी। कुछ देर बाद वहाँ दानिया आई थी अपने वकील के साथ। असाम की आईब्रो तने। मुझे कंप्लेंट करनी है अपने बाप की कत्ल की। कुर्सी घसीट के बैठते वो असाम को देख रही थी। इसका अंदाज ऐसा था कि असाम ने बामुश्किल सब्र के घूंट पिए थे। साहब को मोबाइल ला के दो, कुछ लिख के इसने असाम की तरफ बढ़ाया। फिर पास खड़ी कांस्टेबल से कहा, यस सर। वो बाहर चली गई। जी बीबी, शुरू करें। आप कंप्लेंट लिखें। वो तो मैं लिख लूँगी, लेकिन इससे पहले आपको एक ऑफ़र करता हूँ। असाम पेपर्स पढ़ रहा था। मुझे किसी भी किस्म की ऑफ़र नहीं चाहिए। मुझे कत्ल का बदला कत्ल चाहिए। देखें बीबी, अगर आप कत्ल के बदले कत्ल चाहती हैं तो ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अब आपने रिश्वत ली होगी इनसे। ज़बान संभाल के बात कीजिए। अगर कत्ल के बदले कत्ल करना है तो फिर ये किसी भी सज़ा के मुस्तहिक़ नहीं होते। इन्होंने अपने बाप के कातिल को मारा है। अब मुस्कुराने की बारी असाम की थी। आप मुझे कानून मत सिखाएं। अगर कत्ल बाप का किया है तो बेटा सज़ा क्यों दे रहा है? कानून देना जैसे आपकी मर्ज़ी। कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाएंगी तो होश ठिकाने आ जाएंगे। आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो कहा है करें। बीबी, पहले तो ये कागजात कोर्ट को पेश किए जाएंगे। इनकी तहकीक वो अपने मुताबिक करेगी।
जाएगी, फिर आगे फ़ैसला होगा। अगर आप यहाँ सज़ा की मुस्तहक़ हुई तो जेल के लिए आपको भी लाना पड़ेगा। और एक बात, इंस्पेक्टर आगे हुआ, मुजरिम कंप्लेंट नहीं करवा सकता, मेरा वकील करवाएगा कंप्लेंट। जी मैडम, इन्होंने देखा नहीं है ना, सब हमीद साहब करवाएंगे। वो चिल्ला उठी, इन्होंने कुछ देखा ही नहीं है। सामने कंधे उचकाए, क्योंकि वो जानता था हमीद साहब कभी भी संगे खिलाफ गवाही नहीं देंगे। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। मैं आप तहम्मुल से बात सुन लें। मेरी कंप्लेंट लिखना और करवाना आसान है, इसके बाद जो होगा आपके लिए आसाम साहब से कहीं ज़्यादा मुश्किलात खड़ी कर सकता है। दूसरी सूरत यह है कि आप खून बहा या निवैयत ले लें। हरगिज़ नहीं, मैं इसे फांसी के फंदे तक लेके जाऊंगी। ठीक है, इन्हें हवालात में रखो, 24 घंटे में इनके पेपर्स कोर्ट में पेश किए जाएंगे। हवलदार को इशारा किया, मुझे क्यों? वो खड़ी, क्योंकि आपने चोरी की है, आपके पास कोई सबूत नहीं है। सबूत ये रहा, पेन लहराते सामने लहराया, इसमें आप और आपके वालिद साहब दोनों ने खुद अपने जुर्म कबूल किए हैं। ये काफ़ी होगा मेरे ख्याल से। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें आसाम से। वो भूल चुकी थी कि कहाँ खड़ी है। मैडम, खामोशी से अंदर जाएं, ये धमकियाँ आपके लिए जानलेवा भी हो सकती हैं। इसके जाने के बाद वो आसाम की तरफ घूमा। आपको भी 24 घंटों के लिए जेल में रखा जाएगा। फिर इसके बाद जो कोर्ट का फैसला हुआ, ओके, अभी मैं अपने वकील से बात कर सकते हैं। मोबाइल से पकड़ाया। फिर असाम ने रफ़ाकत को कॉल करके सारा मामला समझाया था। वो अभी आने के लिए तैयार था, लेकिन असाम ने इसे सुबह आने का कहा। वो रात असाम ने हवालात में गुजारी थी। इन्हें कुछ पता ही नहीं था साथ वाले घर में क्या हो रहा है। अगले दिन मुलवशा बेगम खुद आयशा से मिलने आई थी। वहाँ अशवा को देख के इन्हें हैरत हुई। ये कब आई है? हाल चाल पूछने के बाद पूछा, कल सुबह, आयशा ने जवाब दिया। इन्हें लग रहा था जैसे टो लेने आई हों कि आयशा किस हालत में है। रहने के लिए आई है? मुलवशा ने ऐसे ही पूछा। हाँ, कुछ दिन रहेगी, मुख्तसर सा जवाब दे रही थी। अच्छा, शोहर छोड़ के गया है? नहीं, हमीद साहब लेके आए हैं। अच्छा, चलो सही है, माँ बाप से मिल लेगी तो। आपको कुछ काम था? इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अशवा की भी तबीयत ठीक नहीं थी। अपान रेस के साथ बाहर गया था। हमीद साहब थाने असाम के लिए खाना लेके गए थे। नहीं, मैं बस ऐसे ही बात करने में इतनी दिक्कत हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था कैसे शुरू करें। और ऊपर से आयशा का स्पॉट अंदाज। मम्मा, अशवा को थाने बुलाया है। रईस अपनी जोन में अंदर आया था। थाने? खैरियत है? मुलवशा के कान खड़े हुए। आयशा रईस को देख के रह गई। मजबूरन आयशा को सारी बात बतानी पड़ी। पता नहीं कैसे लोग दूसरों को तकलीफ दे लेते हैं कि दुख में शरीक होना चाहे। तुम अशवा से कहो तैयार हो जाए, मैं भी साथ चलूँगी। तबीयत नहीं सही इसकी। हाय, क्या हो गया इसकी तबीयत को? कुछ नहीं, बस उम्मीद से है ना, तो इसलिए। ये बताते हुए आयशा के दिल में ठंड पड़ी थी। मुबारक को फिर शुक्रिया। इतनी देर में अशवा चादर लेने बाहर आई थी। आपा, फिर हम चलते हैं। आप अगर बैठना चाहे तो। मैं अकेली क्या करूँगी? मैं भी चलती हूँ, घर इज्जत अकेली है। रेस